जी शुक्रिया सलमान और नीलम। नाज़रीन, जो आज सेवन शरीफ में अफसोसनाक वाक़या, उसमें कम अज़ कम अभी तक जो इतलात हैं 100 पाकिस्तानी ज़ख्मी हुए हैं और जो शहादतों की इतला है तकरीबन 50, कम अज़ कम 50 की इतलात आ रही हैं। पिछले 5 दिन में दहशत गर्दी का ये एक और वाक़या है। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, कबायली इलाकों में धमाके हुए। आखिर इससे मैसेज क्या दिया जा रहा है? क्या ये मैसेज दिया जा रहा है कि सहूलतकार पाकिस्तान के हर शहर, हर सूबे में मौजूद हैं, दहशतगर्द जब चाहें जहां चाहे कार्रवाई कर सकते हैं, उनके नेटवर्क्स वहां पे मौजूद हैं, स्लीपिंग सेल्स वहां पे मौजूद हैं? जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद नाज़रीन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से आर्मी चीफ का ये बयान आया कि कौम पुरसकून रहे। साथ साथ DGISPR ने यह भी बताया कि इन हमलों के पीछे अफ़गानिस्तान में बैठे हुए ग्रुप्स मौजूद हैं, उनकी वहाँ पर बाकायदा तौर पर सरपरस्ती हो रही है। और फिर एक और बयान भी आया कि जनाब पाकिस्तानी कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा, फौरी हिसाब लिया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं अपने पैनलिस्ट का नाज़रीन आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, चीफ विप हैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनरल अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए खावर घुमन साहब, सहाफ़ी हैं और अपना प्रोग्राम भी करते हैं 92 पे। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, आर्मी चीफ की तरफ से एक बयान आया है कि जनाब पाकिस्तानी कौम के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा और फौरन लिया जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, ज़रा सा पजलिंग है, क्योंकि इसका मतलब है पहले आप एहतसाब नहीं कर रहे थे, आप खून के कतरों का, पाकिस्तानियों के खून के कतरों का नहीं कर रहे थे हिसाब, आप पहले छोड़ रहे थे लोगों को। सो आई एम अ लिटिल डिस्टर्ब्ड। लेकिन अगर इससे एक मैसेज तो जाता है कि अब फाइनली शायद ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड आप दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेंगे, इंक्लूडिंग अगर अफगानिस्तान से आ रही है तो आपको कुछ ना कुछ करना होगा। देखें, आप अफगानिस्तान आपको टारगेट कर रहा है, अमेरिका आप पे प्रेशर डाल रहा है, उन्होंने अपनी फोर्सेस अब इंक्रीज करनी है ट्रंप की हुकूमत में अफगानिस्तान में। और अगर आप उनके जो मैटिस वगैरह के स्टेटमेंट्स पढ़ें कांग्रेस में, तो उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है एक लिहाज से कि जी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके कई लोग पाकिस्तान में पनाह कर रहे हैं। तो अगर अफगानिस्तान से हमारी तरफ आ रही है तो वक्त आ गया है कि हुकूमत स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और वाजे करे कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर आपको हॉट परस्यूट करना पड़े तो फिर आपको ये ऑप्शन सोचना होगा। अफगान ट्रूप्स कई दफ़ा आपका इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आई हैं, आपको अटैक किया है। सलाला में अमेरिकन फोर्सेस ने आपको आके अटैक किया है। तो आप रिस्ट्रेंट कब तक दिखाएंगे? अफगानिस्तान से साफ साफ आपको कहना पड़ेगा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। नेटो को आपको कहना पड़ेगा कि उनकी जो इतनी फोर्स प्रेजेंस है, हाउ कम वो लोगों को आने दे रहे हैं क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर। जब अफवाज पाकिस्तान के दहशतगर्दी अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ कुव्वतों की ईमा पर की जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को अटैक करने का। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। फौरी जवाब कैसे दिया जाएगा ये तो अब हम देखेंगे फौज किस तरह दे। बट ये फौज का काम नहीं है सिर्फ। देखिए, हमारी हुकूमत को इस पे स्टैंड लेना होगा। हमारी हुकूमत ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। जो हमें धमकियां आ रही हैं अफगानिस्तान से, जो हमें थ्रेट्स आ रही हैं अमेरिका से, अमेरिकन कांग्रेस में जो हमारे खिलाफ कहा जा रहा है दहशतगर्दी के हवाले से, हमारी हुकूमत क्यों अब तक चुप है? जनरल साहब, जो अफवाज पाकिस्तान का बयान आया है कि कौम के हर खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा और फौरी लिया जाएगा और किसी को कोई छूट नहीं है, और उससे पहले बयान दिया गया कि जी अफगानिस्तान में मौजूद सेंचुरीज भी हैं, कुछ कुव्वतों की वहाँ पे किया जा रहा है। इमीडिएट रिस्पांस कैसे होगा इसका? जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही हैं हॉट परसूट, हम कर सकते हैं ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हॉट परसूट ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरह की जाए। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। मैं उसकी भी वजाहत करूँ और एक चीज़ मैं ये भी साथ आपको जिक्र करता चलूँ कि अमेरिका बिल्कुल इस खेल में शामिल है और वो उन्होंने एक आपके ऊपर प्रेशर रखने के लिए एक ड्रामा रखा हुआ है कि जी हकानियों को आप सेफ हेवंस देते हैं। हमारी हुकूमत उसका तोड़ नहीं करती, जवाब नहीं देती। बड़ी सीधी सी बात है, अगर
वहाँ पे मुल्ला फजलुल्लाह को अपने 4-5 हज़ार लोगों के साथ सेफ हेवन मिल सकती है, तो 150 हक्कानियों के छुपने के लिए कौन सा मसला है? और अगर 47% एरिए पे अफगानिस्तान की रिट नहीं है और वहाँ तालिबान खुले फिरते हैं, तो हक्कानियों को सिर्फ दिमाग ख़राब है कि वो पाकिस्तान में आके फिरेंगे। सो किसी से बात करनी चाहिए और उसे कहना चाहिए कि जी अगर आप ये बयान देते हैं तो फिर हमें आप स्पेसिफिक बताएं कि कौन सी सेफ हेवन है। हमने तो सब जगह से निकाला उनको जरबेज के बाद। सो प्रेशर लेना पहले तो आप बंद करें, क्योंकि आप प्रेशर लेना बंद करें। हाँ, 2001 से हम प्रेशर लेते आ रहे हैं। जब हम जब किसी अभी तक वो पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, प्रेशर लेने तब्दील नहीं हुई, बल्कि मैं समझता हूं पहले तावन अब प्रेशर लेने का जरिया बन चुका है। अब प्रेशर हम लेते हैं, बोलते ही नहीं, हम बात ही नहीं करते कोई। दूसरी तरफ आप जो कह रहे थे, मैं एक चीज आपको बताऊं, हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लगता रहा ना कि जी ये उड़ी पे करा दिया, पठानकोट पे करा दिया। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो लोगों को अपने मुल्क से भेज के कभी नहीं कराती, और ISI जैसी ज़बरदस्त एजेंसी जिसके पास बहुत कुछ है, हम उसे ये तवक्को करें। ये हमें भी अपने मुल्क में नैरेटिव दुरुस्त करना चाहिए। जिस मुल्क में 16-17 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं, वहाँ ISI को कोई प्रॉब्लम है बंदे इकट्ठे करने की जो वहाँ पे काम न कराए? सारी एक्सटर्नल चीजें होगी। आज पाकिस्तानी ये सवाल कर रहे हैं। मैं इंटरनल पे आता हूँ। एक ये इशू। दूसरी चीज ये है कि हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि हमने अपनी सरजमीन से किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो दूसरे की जमीन पे जाके टेररिज्म करे। चुनाचे ऑफिशियली आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कतन ये काम नहीं कर रही। इसका मतलब नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बहुत है, और ना सिर्फ अफगानिस्तान में है बल्कि इंडिया में इतनी है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ये तमाम बातें अपनी जगह बिल्कुल सही होंगी। आज जो कौम सवाल पूछ रही है और जब ये बयानात इस तरह के आते हैं, नो मोर रिस्ट्रेंट फॉर एनीवन, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई थी, उसके बाद भी बयानात आए थे, आज एक और ये बयान आ गया है। सिर्फ बयानात है। हॉट परसूट आपने रूल आउट कर दिया। जनरल राहील और जनरल रिजवान के दौर में क्या ये बात आपके इल्म में है? आप कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि अफगान हुकूमत को बताया गया था कि अगर पाकिस्तान पे दोबारा अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके हमला हुआ तो पाकिस्तान इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा और अफगानिस्तान में आके इन पनाहगाहों को तबाह करेगा? ये बात हुई थी या नहीं हुई? बिल्कुल हुई, और आज भी आपको इस चीज का यकीन होना चाहिए कि आज भी ये बात की गई होगी। ये नहीं हो सकता कि आज अगर जनरल बाजवा बैठा तो कोई पॉलिसी में तब्दीली नहीं है, और वो मैसेज आज भी गया होगा। लेकिन मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि बहुत कुछ है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको हॉट परसूट करेंगे ही तो सारा काम आपका होगा। आप जो जी चाहे कर सकते हैं। यहां पे आपके रिसोर्सेज, आपकी रीच, आपके जो आपकी टेक्निक्स हैं या जो कुछ आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, उसमें शक नहीं होना चाहिए। ये तो एक पॉलिसी है हुकूमत की कि आप इस चीज को नहीं कर रहे और नहीं करना चाहते। लेकिन एक वक्त आ गया है कि आप अब कुछ ना कुछ टेट फॉर टैट करेंगे, कोई जवाब देंगे किसी को तो उसको समझ लगेगी, वरना ये समझा जाएगा कि शायद ये आप केपेबल ही नहीं है। अच्छा, दूसरा जो आप इंटरनल की बात कर रहे थे, बहुत बड़ा मसला हमारा यहां है। आप बाहर की कुव्वतों को तो किसी और तरीके से डील करते हैं, लेकिन अंदर तो सारा कुछ आपके अपने कब्जे में है। कौन सी चीज है नेशनल एक्शन प्लान की जो हमने पिछले 4 महीनों में दफा नहीं कर दी? कोई अमल है ही नहीं कहीं। जब बात करते हैं तो कहते हैं जी बड़ा अमल हो रहा है। आप देखिए कि अगर 4000 तालिबान मौजूद हैं और अगर 4000 जंग में आपके मारे जाएं तो जंग तो खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर उनकी सप्लाई लाइन पीछे मौजूद है और उनको रीइंफोर्समेंट मिल रही है लगातार, तो सारी जिंदगी का खेल बन गया, आप कभी भी खत्म कर सकते। अब ये सप्लाई लाइंस को आपने चोक करने के लिए क्या किया? यहां पे क्या एनालिसिस हुए उन तमाम सुसाइड बॉम्बर्स के कि वो किस बैकग्राउंड से थे, किसने उनको रेडिकलाइज किया, क्या किस मदरसे से थे, किस मस्जिद से थे, किस गांव या मोहल्ले से थे, वहां हालात क्या है? उन जगहों पे नैरेटिव जाने चाहिए थे आपके। ये सिर्फ मदरसों से ही हो रहा है? ये तो सफूरा वाला तो हमें पता लगा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स भी वो डिफरेंट फिनोमेना है। जो ISIS के लोग थे वो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो तो सारी अप्रोच उन्होंने किया सोशल मीडिया। मैं जनरल साहब जाहिद कुल्होड़ो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद हैं 7 में। जाहिद कुल्होड़ो, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे बताएंगे इस वक्त हालात क्या हैं? क्या इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं? अस्पताल वहाँ पे है, मौजूद है, नहीं है? एम्बुलेंसेज पहुंची, नहीं पहुंची?
जी इस वक्त मौजूद हैं लाल शहबाज कलंदर के अहाते में, और यहाँ से मेरे पीछे जो लाल शहबाज कलंदर की जो जरी मुबारक है, खुदकश धमाका बिल्कुल उस जरी के करीब हुआ है और उस जरी को भी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे हमें अभी कमिश्नर हैदराबाद ने बताया है कि यहाँ पे 2 सर मिले हैं, जिसमें एक औरत का सर है जो कि यहाँ से ज़मीन से मिला है और एक वहाँ पे छत में लटका हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आज़ा मिले हैं, जो कि किसी की टांग कटी हुई है, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का बाजू कटा हुआ है, और जो कि सिविल हॉस्पिटल दादू यहाँ पे जो 7 का हॉस्पिटल है वहाँ पे मुंतकिल किया है। वहाँ पे सहूलतें बिल्कुल भी नाकाफ़ी हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस की कमी थी, वहाँ पे जो ब्लड की कमी थी, यहाँ पे जो लोग प्राइवेट गाड़ियों में कुछ लोगों को लेकर निकले हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ है उस वक्त यहाँ पे जो धमाल कितनी देर बाद इमदादी कार्रवाइयाँ, जाहिद वहाँ पे कितनी देर बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं? क्योंकि हमने सुना कि जनाब फौज के दस्ते भी वहां पे पहुंच गए हैं, एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है, क्या ये कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं? जी अब से 5 मिनट पहले जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझसे 5 मिनट, अब जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ से 5 मिनट पहले यहाँ पे DIG हैदराबाद और कमिश्नर हैदराबाद अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, और उन्होंने मीडिया से भी बात की है और उन्होंने बताया है कि यहाँ पे C-130 एक जहाज़ जो है वो नवाबशाह में लैंड कर चुका है और उसके ज़रिए जो है वो कुछ लोगों को दूसरी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया जाएगा, कराची या हैदराबाद या दूसरी जो शहरों में जहाँ पे इंतजाम किए गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही। जाहिद इससे पहले भी यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई हो चुकी है, और अगर हुई थी तो उस वक्त कुछ ऐलानात मुझे याद पड़ता है शायद हुए थे कि जी अस्पताल बनाएंगे, एम्बुलेंस सर्विस बेहतर की जाएगी, वो इकदामात लिए गए। और ये हल्का किसका है? यहाँ के MPA कौन है? मुराद अली शाह साहब एक साहब हैं, वो कौन है? वो यहीं के MP हैं? जी यहाँ से जो MPA हैं यहाँ के मुराद अली शाह। हेलो जी जाहिद, आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जाहिद से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, जो MP यहाँ के मुराद अली शाह साहब हैं, उनके हल्के में आप हालात देख रहे हैं कि हस्पताल की जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी है, एम्बुलेंसेस नहीं हैं, इसलिए अब C-130 भी आ रहे हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं कि ज़ख्मियों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। खबर, हमने जो वाक़यात देखे पिछले 4-5 दिन में दहशत गर्दी के, इससे मैसेज क्या दिया जा रहा है? अरशद, मैसेज तो बहुत बाद की बात करते हैं, लेकिन जो अभी जो बात हो रही है ना, अमेरिकन फैक्टर और इंडियन फैक्टर और अफगान फैक्टर, बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या होता है, 250 लोग जिंदा जला दिए जाते हैं एक शहर के अंदर। क्या हुआ? क्या वहाँ पे आर्मी मौजूद नहीं, वहाँ पे रेंजर्स मौजूद नहीं, वहाँ को प्रोसिक्यूशन हुई, किसी को सजा हुई? उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल आके जो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद वो सारे ना सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, कहता है मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ कि कौन कौन से MNAs, कौन कौन से MPAs रॉ के साथ काम कर रहे हैं, कौन कौन सी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी फॉर्मर पार्टी MQM की कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो जिस मुल्क के अंदर उस खून का कोई बदला नहीं लिया गया, उस खून का कोई हिसाब नहीं लिया गया, ये तो गरीब लोग हैं, वहाँ पे सूफिया को मानने वाले गए हैं, दमाल डालने गए हैं, कंडमनेशन आएंगी, कुछ को कंपनसेशन मिल जाएगी, कुछ कल वहाँ पे सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाएंगे, आर्मी चीफ साहब चले जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर साहब चले जाएंगे, लोगों के साथ तिमादारी करेंगे, लोगों के साथ अफसोस करेंगे। उसके बाद एक नया दिन, नया काम, नया कारोबार इस मुल्क के अंदर शुरू हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ साइकिल हम रिपीटेडली देख रहे हैं कि एक इस तरह का वाकया सानिया हो जाता है, उसके बाद बयानात आ जाते हैं, अगले दिन कोई एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे एक मुलाकात हो जाती है, अर्शद साहब, मैं तो वही बता रहा हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के अंदर 250 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और ये सबके सामने वाकया हुआ। उसके लिए उस वाकये के बाद आपके पास सारे का सारा एविडेंस रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 3-4 JITs बन चुके हैं। कुछ हुआ? खुदा का खौफ करें, ये वो चीज थी जिसमें ये बनाना टेररिज्म और करप्शन का लिंकेज था। एग्जैक्टली उस पे जनरल राहील शरीफ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था कि विशियस वो जो नेक्सस है बिटवीन टेररिज्म एंड करप्शन हो क्या रहा है कि डार साहब स्कीम आफ्टर स्कीम लेके आ रहे हैं। ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है, अब उसके अंदर आपके ख्याल है कि वो जो काला धन सफेद होगा वो नेक लोगों का सारा काला धन सफेद होगा? उसमें यही लोग सारे अपना काला धन ला के इस मुल्क के अंदर सफेद करेंगे, और ये सारी कई सुनी बातें हैं। अब अल्लाह करे जब मैं जनसा आता हूं आपकी तरफ भी, डॉक्टर साहब खबर तो बात करें ना उसकी, वो लोग जिन्होंने 100 कत्लों का खुद एतराफ किया हुआ है,
उनका क्या हुआ? तो विदायर बलोच के वही तो बात कर रहे हैं। बात ये है कि ट्रायल और सजा देना कोई सीरियसनेस है ही नहीं कहीं। और यहाँ भी 149 लोग अपीलें करके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी थी। कल टीटीपी जो है कुछ 10 आदमी 20 आदमी या कोई बच्चे स्कूल के वो किसी को गिरवी रख के वो करके होस्टेज बना के तो आपको कहे जी छोड़ दें, तो फिर आप देखेंगे क्या होता है। डॉक्टर साहिबा, मिलिट्री कोर्ट्स का भी जिक्र किया, इंटरनेशनल का भी जनरल साहब ने जिक्र किया। क्या वाकई हम इतने कमजोर हैं कि जो इंटरनेशनल जिनकी सरपरस्ती अफगानिस्तान में बैठ के पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहे धमाके कर सकते हैं? मैं इनफैक्ट इसी बात पे आना चाहती हूँ कि हमने ये ठीक है इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, बिल्कुल अमेरिकन फैक्टर भी है, अफगान और इंडियन लिंकेज भी है, लेकिन असल बात आती है आपके इंटरनल ये पना जो लेते हैं, जो सेंचुरीज लेते हैं दहशतगर्द, वो आपकी अपने शहरियों के अंदर लेते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान से आते हैं। जो फिफ्थ कॉलमनिस्ट कह लें, जो भी आप मोल्स को यहीं ब्रीड करें, ये आपके लोग हैं अपने, तो वाइल्ड कनेक्शंस होंगे। और हम कहते हैं जी इंडिया का हाथ है इधर, इंडिया ने तो करना है जो करना है, अफगानिस्तान ने भी करना है आपके खिलाफ। आप अपने किस तरह कंट्रोल नहीं करें। आपको पता है प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, आपको पता है दहशतगर्दों के ग्रुप्स कौन से हैं, आपको ये भी पता है कि टीटीपी अब दाइश के साथ मिल गई है। आप क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ते? क्यों पंजाब अभी तक रिफ्यूज कर रही है रेंजर्स का एक्शन? लाहौर में अभी हादसा हुआ, फिर भी अभी वो अग्री नहीं कर रहे। इशू ये है कि आपके अंदर लोग मौजूद हैं और आपका बड़ा आप कहते हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमने मदरसों का कुछ करना है, बड़ी केयरफुली करना है, लोग अपसेट हो जाएंगे। अब हमने किसी को पकड़ना नहीं है इस तरह। कोयटा आने के बाद कोयटा कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी आई। और आपको पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री, अब ये डिस्कशंस हो रही है ना मिलिट्री कोर्ट्स की, हमें ब्रीफिंग मिलिट्री से भी मिल गई है, लॉ मिनिस्टर भी दे रहे हैं, डार साहब भी बैठे होते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर इज नोवेयर टू बी सीन एट दीज मीटिंग्स एट ऑल। हालांकि इशू उन्हीं का है, दहशतगर्दी का, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत सीरियस है भी कि नहीं। अब अंदाज़ा लगा लें अपसेडिटी का कि राना सनाउल्लाह ने लाहौर के वाक़े के बाद का सारा कसूर प्रोटेस्टर्स का है कि दहशतगर्द। आए खुदा का खौफ करे, कुछ रहम करे इस मुल्क पे। आपके पास स्टेट पावर है, कोर्सिव पावर है, फिर भी आप दहशतगर्दों के लिए के खिलाफ कुछ वो नहीं कर मुबीन सकते। बेचारा मारा गया, उस शख्स ने वहाँ पे लाहौर में एक ब्यूरो चीफ को बताया कि बार बार मुझे आके इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं कि जी ये डिस्पर्स कराएं इसको, मजमे को, यहाँ से निकलें, खतरा है, लेकिन गवर्नमेंट ने मानी। अरशद, ये हमारी जो सियासी अशराफिया उसका दिवालियापन देखें कि हमारे ट्राइबल लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी और पिछले कई सालों से दे रहे हैं। सारी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि उसको फाटा को मर्ज कर दें केपी के साथ। आपकी जो अपनी एक बहुत बड़ी कमेटी है, सरताज अजीज साहब ने जिसको लीड किया, महीनों मीटिंग्स डिस्कशन, उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया कि इसको मर्ज कर दें। केपी असेंबली ने रेजोल्यूशन भी उसके बाद होता क्या है कि आपकी जो सियासी मसलहत पसंदी ये है कि आपके जो एक इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि अभी नहीं करना, क्योंकि उनकी आपको सपोर्ट अचक जई साहब की या मौलाना फजलुर रहमान साहब की आपको सपोर्ट इमरान खान के अगेंस्ट चाहिए, तो आपने कहा ठीक है अभी ये रोक दो। एजेंडा था फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के ऊपर आपने कहा नहीं, इसको फर्दर टाइम भी इसको पेंड कर दें। अब वहां अब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी क्यों कर खत्म होगी? क्योंकि ये वही लोग हैं, वही लोग हैं जब मसलहतें यही है, सियासी मसलहतें जो इवेंचुअली होगा क्या, यही लोग जब कहते हैं कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी हमारा जब कुछ नहीं बनेगा, हम कह रहे हैं कि यार हमारा को हल करो। 70 साल हो गए हैं वो बेचारे अपनी शनाख्त को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी वहां पे मौजूद है। जाहिद, मुझे ये बताइएगा, यहाँ के एमपीए जो है मुराद अली शाह साहब, जो कि इत्तेफाक से चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो पहुंचे अभी तक यहाँ पे या नहीं पहुंचे, या आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं? जी, आप तो वज़ीर आला सिंध की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ के जो आसपास के एमपीएस हैं या कोई मुंतखब नुमाइंदा है वो इस वक्त तक मुझे नज़र नहीं आया। यहाँ पे रेंजर्स भी पहुँच गई है, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, पुलिस भी यहाँ पे पहुँची है, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे हमें नज़र नहीं आ रहे। और एक मैं आपको अफसोसनाक बात ये बताऊँ कि ऐसा मुमकिन था जो कि नहीं किया गया। इस वक्त तक भी 3 घंटे 3.5 घंटे गुजर गए हैं और यहाँ पर जो ऐज़ा है लोगों के वो हॉस्पिटल के अहाते में पड़े हुए हैं।
इतना नहीं हो सका कि 4 अजला साथ में लगते हैं, किसी और अजला से एम्बुलेंसेज मंगाई जाती, इन जो एजाओं को फौरी तौर पे जो है यहाँ से मुंतकिल करके किसी महफूज जगह पे भेजा जा सकता कहीं पे, और जो ज़ख्मी हैं वो ज़ख्मी को टाइमली कहीं पहुँचाया जा सकता। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल की इतनी कैपेसिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आई कि जो कि इतने बड़े वाक़े को जो फेस कर सके, और ये हमें यहाँ पे ये बेहसी नज़र आई है कि यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदा है, यहाँ पे वज़ीर सेहत भी नहीं पहुँचा, वज़ीर आला का तो अभी तक कोई इतला भी नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सुबह आएंगे या कब आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर पहुँचा है। जाहिद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इससे पहले भी यहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या तो नहीं हुआ? इससे पहले इस लेवल पे यहाँ पे 7 में कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये जो 7 रोड है यहाँ पे जब मेले के दिन होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में 2012 में तो कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ था इस जगह पे? 2012 में यहाँ पे दहशतगर्दी का कोई वाक़या इस लेवल का नहीं हुआ था। छोटे मोटे तो वाक़या यहाँ पे होते रहे, लेकिन जो बहुत बड़े जो यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे जो मेले वाले दिनों में, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग ज़ख्मी होते हैं, उनको यहाँ से मुंतकिल करना मसला होता है। यहाँ पे कहा गया था, जाहिद, आप ये रफ एस्टीमेट बता सकते हैं कि इस वक्त जब यहाँ पे ये हादसा हुआ कितने लोग मौजूद थे? इस वक्त यहाँ पे वैसे 7 में तो जुमेरात का दिन है, यहाँ पे आज के दिन जो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और वो मुस्तकिल यहाँ से आ रहे हैं जा रहे होते हैं, लेकिन जो मेरा जो अंदाज़ा है यहाँ पे तकरीबन 1 से 1,500 लोग जो है वो जिस जगह पे धमाका हुआ है और उसके जो आसपास वाला जो अहाते हैं उनमें 1,500 के करीब जो लोग मौजूद थे। और जहाँ पे जो ज़री के पास जहाँ पे बिल्कुल जो हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़री है उसके साथ ही वो धमाका हुआ है, वहाँ पे 400-500 लोग तो कम से कम जो है वो उस वक्त मौजूद होंगे जब ये धमाका हुआ है। जी बिल्कुल जाहिद, धमाका होने से अब तक कितने घंटे गुजर चुके हैं और क्या तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है? जी, ज़ख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा चुका है, तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ये यहाँ से तो ज़ख्मी जो मज़ार है वहाँ से मुंतकिल किए गए हैं, लेकिन जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी मौजूद है, वहाँ पे डेथ बॉडीज मौजूद। यहाँ से कुछ जो ज़ख्मी हैं उनको नवाब शाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे नवाब शाह हॉस्पिटल भी उस कैपेसिटी की हॉस्पिटल नहीं है जिस कैपेसिटी की यहाँ पे लोगों को जो है वो ज़ख्म आए हैं और जिनकी ट्रीटमेंट के लिए जितने लोगों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन थिएटर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए जो है वो हैदराबाद या कराची की हॉस्पिटल्स जो है वो मुंतकिल इन लोगों को फौरी तौर पे करना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तक यहाँ से जो है वो हैदराबाद भी मुंतकिल नहीं हो चुके। नवाब शाह हमें अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर साहब ने बताया कि हमने कुछ ज़ख्मियों को नवाब शाह हॉस्पिटल और दादू हॉस्पिटल मुंतकिल किया है, लेकिन वो हॉस्पिटल भी इससे बेहतर हालत में नहीं है। नवाब शाह का हॉस्पिटल कुछ इससे बेहतर है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह का इलाज, इस तरह की सूरत हाल को फेस करने के लिए वहाँ पे भी मौजूद नहीं है। राइट, जाहिद कुल्होड़ो बहुत शुक्रिया। ये हल्का बनता है वज़ीर आला सिंध का, और जाहिद कुल्होड़ो जो बता रहे थे जो हालात हैं वहाँ पे कि इस हादसे के बाद, दहशतगर्दी के वाक़े के बाद ज़ख्मियों को इवैक्यूएट करने के लिए, ज़ख्मियों की इमदाद करने के लिए, तिब्बी इमदाद देने के लिए वहाँ के हस्पताल में सहूलियात मौजूद नहीं। यहाँ पे नाज़रीन एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान जब कहते हैं कि जनाब इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, तो ये इमीडिएट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? अक्रॉस द कंट्री जो छापे हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशन वो तो ऑलरेडी जारी हैं, ऑपरेशन ज़रब ऑलरेडी जारी है, तो इस बात का मतलब क्या है? क्या अफ़गानिस्तान हॉट परसूट या कि फिर महज सिक्योरिटी ब्रीच की तरह? एक और बयान एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से कौम को तसल्ली देने के लिए जो पैगामात आ रहे हैं उसका मतलब क्या है? डॉक्टर साहिबा, जब कहा जाता है कि इमीडिएट बदला लिया जाएगा, सोर्स भी आइडेंटिफाई कर दी जाती है, अफ़गानिस्तान के अंदर है, तो क्या अफ़गानिस्तान के अंदर जो टारगेट्स हमें पता है, कुन्नड़ में कुछ वहाँ पे बैठे हैं दहशतगर्द, उनको टारगेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा? जो इंडियन वहाँ पे एसेट्स बैठे हैं उनको टारगेट किया जाएगा नहीं किया जाएगा? पाकिस्तान के अंदर इसका रिवेंज कैसे लिया जाएगा? इमीडिएट क्या स्टेप्स हैं जो आर्मी चीफ इस हवाले से ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आर्मी चीफ
एक अपने अलर्ट करके और ऑन रेडी अलर्ट अपनी फौज को करके अफगानिस्तान को कहें या तो आप इन लोगों को यू डील विद देम या फिर हमें करना पड़ेगा। वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, हम अब टॉलरेट नहीं करेंगे कि आपके उधर से आके पनाह लें अफगानिस्तान में और आके दहशतगर्दी पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब को ट्रंप को कॉल करके भी ये बता देना चाहिए ट्रंप इज इररिलेवेंट, आप डायरेक्टली करें, आपको ट्रंप को करने तो नेटो कमांडर को आप कह दें, अल्टीमेटम दे दें। ट्रंप के साथ मगजमारी के तो पागल आदमी है, ट्वीट से पूरी हुकूमत चला रहे, इग्नोर हिम। द अदर इशू इज अवाम के मैंडेट जो उसको अमेरिकी अवाम ने दिया उसके मुताबिक वो भी आपको पता है माइनॉरिटी नहीं, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। दूसरा इशू जो है, आपको अपने मुल्क में खुदा के वास्ते जिन लोगों को आपने पनाह दिया है पंजाब में, चाहे सेंट्रल पंजाब हो चाहे साउथ पंजाब हो, उनको आप अरेस्ट करें, उनको पकड़ें, आप उनके लीडरशिप को पकड़ें। आपको पता है वो कौन लोग हैं, आपको सब कुछ पता है। अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी, अगर इंटेलिजेंस फेलियर है आपका, तो फिर आप क्या सो रहे हैं 2 साल से जो नेशनल एक्शन प्लान में कि इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जिस मुल्क में तमाम लोग के वजीर आजम हाउस, वजारत दाखिला, अफवाज पाकिस्तान के जी कौमी सलामती पे कारी ज़रब लगी, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई, वो प्लग नहीं कर सके, तो ये वाली चीजें हम और आपको पता है हम आपके साथ हमने कितनी डिस्कशंस इस पे की कि जब खुद डिक्लेयर किया आपने कि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो आप आराम से बैठ गए, उसके बाद परस्यू ही नहीं किया। मतलब हम अपनी सिक्योरिटी को सीरियसली लेते ही नहीं। जब नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच को सीरियसली जेल साहब नहीं लिया जाएगा तो फिर इस तरह के वाकयात मैं बिल्कुल वादे कर दूं, मैसेजिंग क्या है? मैं बिल्कुल वादे कर दूं कि ना DGISI और ना ही आर्मी चीफ इस मामले में इस चीज को बरी करने के लिए तैयार है। वो बिल्कुल इधर आज 7 फरवरी भी गुजर गई, 4 माह हो गए। कौमी सलामती पे कारी ज़रब अरशद शरीफ ने नहीं कहा, डॉक्टर शीरी मजारी, खावर गुम्मन, पाकिस्तानी कौम ने नहीं कहा, जहां अफवाज पाकिस्तान ने कहा, वजीर आजम ने कहा, वजीर दाखिला ने कहा, दफ्तर खारजा बिल्कुल आज भी कह रहे हैं। लेकिन किया था कौम के साथ, मजाक नहीं है, आज भी कह रहे हैं। लेकिन जो तहकीकात हुई हैं या जो कुछ उसमें किधर है वो तहकीकात? अगर वो कौमी सलामती का मसला था ना, देखो ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको रिजॉल्व करना है और ये चीजें रिजॉल्व अगर होंगी, देखो ना आप लोग डिमांड करते हैं। अच्छा एक सेकंड घुमन, अगर आज आर्मी को स्टेप ले ले, आप ही सारे तमाशा बना के इधर बैठे होंगे कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन तो इजाजत ही नहीं देता। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली एक एक स्टेप आगे चल रहे हैं कि आपके सिस्टम में कोई कबाहत ना पैदा हो, तो उस पर भी आप चीख रहे हैं, ये गलत है। देखें, आप अपनी आर्मी के जितने भी उसके इख्तियारात हैं उसके अंदर उसको रहते हुए कोशिश करता, अगर देखें कि उसमें कोताही है, बिल आपका इतराज जवाब है। सो ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आज सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। आप एक सिविल गवर्नमेंट को अथॉरिटी उसकी इस्तेमाल करने दे रहे हैं, लेकिन इत्तफाक राय नहीं है, इस चीज़ पे तहकीक है। एक्सक्यूज मी, जब आप कानून तोड़ने कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करना चाहते हैं और ह्यूमन राइट्स को अब्यूज करना चाहते हैं, आप ब्लॉगर्स को तो उठा लेते हैं, गायब हो जाते हैं लोग। ब्लॉगर जिन्होंने तो नहीं उठाए ना, हमें क्या पता किसने उठाए? नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, स्टेट ने उठाए, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात सुनिए। मतलब ना करें, मुझे बिलीव ना करें, लेकिन इल्जाम ना लगाएं। दोनों चीजें गलत हैं। पीपल आर पिक्ड अप एंड दे डिसअपीयर। उस वक्त तो आप जो भी कर रहे कर लेते हैं। सिक्योरिटी ब्रीच पे आप उसका आर्मी या ISI पे नहीं लगा सकते। अगर आप ही नाम ले रहे हैं, मैं तो स्टेट पिक्स अप पीपल, मैं बात कर रहा था, मैं और फिर आप सिक्योरिटी ब्रीच पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप इस तरह कह रही हैं जैसे वो हमने किया है। मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि वो आर्मी या ISI का उससे ताल्लुक नहीं है। पता नहीं किसका ताल्लुक है, तो जिसका है उसको कहे ना, जहां इसका ताल्लुक है, जो इसका वास्ता है। मैंने तो उसी की बात की कि ISI और आर्मी इस चीज को भूली नहीं है, इस पे काम हो रहा है। और अगर आप ये कहें कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज करके तो कर दें, आप ही लोग यहाँ पे तमाशा बना के बैठे होंगे। अच्छा, ये मुझे पता है, इसमें तो कुछ साहब कुछ जमीनी हकायक की बात कर लें। अर्शद साहब, आपने इस पे थीसिस भी किया है कि जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग है वो आइसोलेशन में तो लड़ी नहीं जाती है। एक आपको होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। ये नहीं होता कि फाटा में ऑपरेशन कर लें, कराची में ऑपरेशन कर लें तो आपके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी खत्म हो जाएगी। आपको सारे फ्रंट्स पे आपको लड़ना पड़ेगा। आपको जो इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकना पड़ेगा,
अगर आप पंजाब में स्लीपर सेल्स है तो उनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। 20 पॉइंट थे कि नहीं, उसमें ये चीजें शामिल है। सर मैं वही बात कर रहा हूँ, वो कलेक्टिव फेलियर है ना सबका। एग्जैक्टली आपको ये तुम देखो अभी आप सारे कहते हैं ना, हम भी कहते हैं फेलियर माने ना, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप मेरी बात चले सुनो। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं। कलेक्टिव फेलियर का मतलब है, जो जनरल साहब कह रहे हैं, जनरल अमजद शुएब साहब कह रहे हैं, कलेक्टिव फेलियर का मतलब है कि फौज और सिविलियन हुकूमत सब नाकाम हो गई, यही मतलब हुआ ना। लेकिन आप फौज पे जबरदस्ती ला रहे हैं, फौज ने तो जो काम करना था वो किया है। यही तो सारी दुनिया के ये वाकयात नहीं, तो कलेक्टिव बाकी कौम नहीं है। और यही तो बात हम कर रहे हैं कि आपने नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट रखे, मैंने सब कहा है ना, उनमें से 1 या 2 पे अमल हुआ तो वो आर्मी ने किया। जब कलेक्टिव की बात जनरल साहब, मेरी बात सुनो, आज अगर आप साउथ पंजाब में ऑपरेशन करवा भी दें, अगर सिंध में आपने इंटीरियर सिंध में जाने नहीं दिया रेंजर्स को, तो ये लोग भाग के उधर चले जाएंगे। किसकी कमजोरी है, वीकनेस किसकी है? ये वीकनेस गवर्नमेंट की है, जो कलेक्टिव फेलियर हुआ ना। नहीं तो कलेक्टिव गवर्नमेंट का। इसमें गवर्नमेंट में कौन कौन है? फौज गवर्नमेंट से बाहर है, बिल्कुल बाहर है, क्योंकि फौज एक अदारा है। फौज एक अदारा है, जो उसको टास्क मिलेगा उसने वो करना है। आपने अगर फौज को वो टास्क दिया, फौज गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने टास्क देना है, फेलियर गवर्नमेंट का है। अगर मिसाल के तौर पे आज 245 के तहत फौज को इजाजत मिल जाए कि आप सिंध के इंटीरियर में काम करेंगे, तो फिर आप कह सकते हैं कि फौज का फेलियर है, उसने नहीं किया। जब टास्क ही नहीं मिला तो जब आप फेलियर तो उसका कलेक्टिव है। फेलियर जनरल साहब कहते हैं, तो कलेक्टिव फेलियर से आपकी क्या मुराद है? कलेक्टिव फेलियर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ये कलेक्टिव फेलियर है फेडरल गवर्नमेंट का, कलेक्टिव फेलियर है उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो आज तक अपना कंसेंसस नहीं बना सके इस पे। फौज का नहीं है। फौज को तो जो टास्क देंगे वो करेगी ना। फौज इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगी, फौज इंडिपेंडेंट काम नहीं करेगी। नाज़रीन, तकरीबन पिछले 5 दिनों में 100 कीमती पाकिस्तानी जानों का ज़िया हो गया, 100 पाकिस्तानी शहीद हो गए दहशतगर्दी के साथ। कीमती जाने नहीं, गरीब लोग मारे गए हैं। जब कोई बड़ा मारा जाएगा, कोई बड़ा होगा तो फिर शायद कोई एक्शन होगा। गरीब लोग हैं, मैंने शुरू में कहा ना कि वो बेचारे गरीब लोग मन्नतें मानते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दहशतगर्दों की एक कोशिश होती है कि पाकिस्तानी कौम में इंतशार फैलाया जाए, डिस्पेंडेंसी फैलाई जाए किसी ना किसी तरह से। और ज़रबे अज़्ब जब लॉन्च हुई थी, पूरी कौम मुत्तहद हुई थी और हमने इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया था। खावर साहब, जब ये बयान आता है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कि जनाब तमाम मेजर्स लिए जाएंगे, तो एक दफ़ा फिर कौम को क्या मुत्तहद होने की ज़रूरत है? जिस फेलियर की हम बात कर रहे थे, उसे सक्सेस में किस तरह से बदला जा सकता है? दोबारा उसी अज़म की ज़रूरत होगी हमें। अरशद, मैं तो बार बार वही बात करूंगा कि अब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने की ज़रूरत है। हमने ये बढ़कें बहुत अरसा पहले भी सुनी। अब मैं ये नहीं कहूँगा जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हुकूमतें एक्ट करती हैं। अगर हुकूमत में आप फौज को हुकूमत का हिस्सा समझते हैं या नहीं समझते, मुझे जनरल साहब बताएंगे। फर्क सिर्फ ये है कि मसला ये है ने ऑर्डर कितने और आपको इस तरह के आपने इस तरह कितनी और लाशें उठानी है, कितनी और लाशें उठानी है। और डॉक्टर शीरीन मज़ाही साहिबा, जिस कलेक्टिव फेलियर की हम बात करें, उसे कलेक्टिव सक्सेस में कैसे बदला जा सकता है? इसकी एक मिसाल हमने देखी थी, एपीएस के बाद नेशनल एक्शन प्लान भी बना, ऑपरेशंस भी लॉन्च हुए, सारा कुछ हुआ। दोबारा हमें उसी बिल की जरूरत है। ऑपरेशन बिल की आपको जरूरत है और हुकूमत की और फौज की एक कोऑर्डिनेटेड कमिटमेंट की जरूरत है। और हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए। और जो सक्सेस मॉडल हमें नजर आया था जनरल राहील के दौर में, उसे फॉलो करने की जरूरत है दोबारा। देखिए, वो सक्सेस मॉडल पार्शल था ना, क्योंकि आपने मिलिट्री एक्शन इन आइसोलेशन नहीं सक्सीड करेगा। बार बार हम तो यही कहते हैं। इस वास्ते नेशनल एक्शन प्लान में उसमें एक कमी रह गई थी ना, करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस तोड़ना था। और पॉलिटिकल मेजर्स देखिए, फाटा में आप एक्शन हैं तो साथ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए। फाटा को मेन स्ट्रीम करना एक क्रिटिकल हिस्सा है दहशतगर्दी की जंग के अंदर। वो आप कर ही नहीं रहे। हमारी हुकूमत क्यों नहीं कर रही? क्योंकि एक उनका एलाई जो है वो नहीं एग्री कर रहा। जब पूरा कंसेंसस हो गया है और अगर आपको अमन चाहिए, आपको पूरा नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करना होगा और फाटा का मेन स्ट्रीमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल साहब, जो एक आपने मॉडल देखा कि पूरी कौम मुत्तहद हुई और हमने दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया, वो एक मॉडल था जिसमें बहुत सारे नुकात थे। और एक और अहम नुकता जिसकी तरफ अभी पेशकदमी हो रही थी, वो था दहशतगर्दी का और करप्शन का नेक्सस तोड़ने की बात हो रही थी। जब सिंध के आईजी खड़े होकर कहते हैं कि जी बहुत सारे पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया और उन्हें शहीद करने वाले ईवानों में बैठे, उस करप्शन के नेक्सस की और दहशतगर्दी का जिसका हवाला खावर घुम्मन ने दिया बल्दिया टाउन के हवाले से, सारी GITs मौजूद हैं, बेतहाशा GITs मौजूद हैं, उस पर अमली इकदाम होंगे या कोई नया मॉडल हम देखेंगे इस हवाले से? देखें नया मॉडल नहीं,
अगर इस पे अमल नहीं होगा तो कुछ नहीं आगे होगा। कराची का इशू टोटली था ही पैसे से रिलेटेड। आप देख लीजिए कि उज़ैर बलोच 100 कत्लों का उसने इतराफ़ किया, लेकिन वहीं है, वो छूट भी जाएगा। और इसी तरह बेशुमार लोग हैं जिन्होंने 20-30 कत्ल किए, इतराफ़ किया हुआ, सब कुछ है, लेकिन पड़े हुए कोई ट्रायल ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि हुकूमत ने करना ही नहीं। वो आपके तमाम वकला दहशत गर्दों के राइट्स के लिए खड़े हो गए कि जी मिलिट्री कोर्ट्स हो, उनका ट्रायल नहीं हो सकेगा, ये नहीं वो नहीं, वो आज वो भी छूट जाएगी। मसला ये है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि पैसे का किस्सा है, यहाँ तो पूरा मसला ही बिगड़ा हुआ है। आज साउथ पंजाब का हम कह कह के हार गए कि वहाँ, क्योंकि सेक्टेरियन टेररिज्म उठा ही वहाँ से था, उसकी जड़ें ही वहीं हैं। आप आज लश्कर जंगवी अल-आलमी जो कुछ कर रहा है, उसके स्पॉन्सर्स वहाँ हैं साउथ पंजाब में, लेकिन अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ और इंटीरियर सिंध में नहीं होता तो वो उधर चले जाएंगे। आपने सिंध में, इंटीरियर सिंध में रेंजर्स को जाने नहीं दिया। रेंजर्स आज कराची शहर में है, लेकिन उनके पास पावर्स कोई नहीं है। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की जरूरत है ताकि कौम एक दफा फिर मुत्तहिद हो। पॉलिटिकल डिसीजंस की जरूरत है, सौदेबाजियों की जरूरत नहीं है। वक्त कोई किसी भी मुल्क की जो अपनी पावर ड्रा करती है वो उस मॉरल अथॉरिटी से करती है। तो मॉरल सौदेबाजी से आपकी क्या मुराद है? हुकूमत की सौदेबाजी, जहां पे करप्शन का किस्सा आ जाता है वहां किसी न किसी से मामला फहमी हो जाती है। डॉक्टर आसिम के केस को तबाह किया इन्होंने इसी तरह। उसके टेररिस्ट के लिंकेज जो जेआईटी रेंजर्स ने बना के दी थी, वो सिंध गवर्नमेंट ने रात रात में पुलिस से तब्दील करवाई है, और उसके सारे उसमें से गवाहों की जो गवाहियां थी वो निकाल के जाली डाल दी हैं, जो पते गलत हैं। अब डॉक्टर आसिम के लिए आपको रोज सुनना पड़ेगा। इशू ये है कि एज खावर सेड कि जब आपकी हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए तो करप्शन और वो जो लिंक है दहशत गर्दी का, वो आप टैकल ही नहीं कर सकते। एक हुकूमत जिसकी बिल्कुल इरोड हो गई है क्रेडिबिलिटी और मॉरल अथॉरिटी, वो किस बेसिस पे टैकल करेगी? यही हमारा असल मसला है। आप एक सियासी हरीफ के तौर पे कह रही हैं या डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे? कह रही हूं, प्रोफेसर ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की हैसियत से कह रही हैं। गवर्नमेंट हैज लॉस्ट ऑल क्रेडिबिलिटी एंड मॉरल अथॉरिटी। सिंध का जो साईं है वो पिछले चार हफ्तों से अमेरिका में बैठे हैं। खावर गुमन साहब, जमशेद साहब, डॉक्टर शीर मज़ाई साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर कौम को उसी रिजॉल्व की ज़रूरत है जिसके तहत हमने ऑपरेशन ज़रब लॉन्च किया था, नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। पूरी कौम मुत्तहद हो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ताकि इस दुश्मन का जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है उसका मुकाबला किया जा सके। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।